अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट इकरा नईम, एंड आई वेलकम यू, बल्कि आई वार्मली वेलकम यू टू माई शो दिल खोल कर। आज ज़्यादा वार्म वेलकम बिकॉज इट्स हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मे दिस ईयर बी अ ईयर ऑफ ग्रोथ, हैप्पीनेस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ यू, आमीन। हम बात कर रहे हैं अपने शो दिल खोल कर की, जिसमें हम हर बार बुलाते हैं एक ऐसे गेस्ट को जो बताते हैं अपनी कहानी अपनी ज़बानी। As today is the first day of New Year, it reminds us of new challenges, new opportunities and new chances to help us grow and learn। और जब बात होती है ग्रोथ एंड लर्निंग की, तो माँ बाप के बाद हमारे उस्ताद होते हैं जो हमें हर मुश्किल का सामना करना सिखाते हैं, जो हमें किताबों के सबक के अलावा ज़िंदगी का सबक भी पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस न्यू ईयर का आगाज़ भी एक उस्ताद के साथ किया जाए। सो ख़वातीन और हजरात, लेट्स वेलकम अ वेरी टैलेंटेड एंड रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल मिस्टर शकील अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? वाह, बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सबको ये बताती चलूँ कि ना ही ये एक सिर्फ टैलेंटेड टीचर हैं, बल्कि ये एक अमेजिंग लॉयर भी हैं और एक बहुत अच्छे फैमिली पर्सन भी हैं जो अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बखूबी निभा रहे हैं, और ये मेरे खुद के ट्यूशन टीचर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, तो सबसे पहले तो हम सब जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? एक्चुअली मैं बिलोंग खंडियारों से करता हूँ। ये तालका है नौशेरा फेरोज डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हम जो स्टे कर रहे हैं काफ़ी टाइम से वो हैदराबाद में ही है। तो मैं यही कहूँगा कि बेसिकली नाउ आई एम बिलोंग टू हैदराबाद। सही। तो मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा ऑडियंस भी आपको जाने आपकी नेचर के बारे में, तो उसके लिए एक रैपिड फायर राउंड रख लेते हैं और 4-5 सवाल पूछ लेते हैं अलग टाइप के। सही है। तो अगर आपको मौका मिले कि एक दिन के लिए आप किसी और की ज़िंदगी लें, तो कौन होगा वो शख्स? है तो ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ स्विच ऑफ किसी और के साथ किया हूँ, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ हैं, कुछ गम हैं। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि अगर मैं इस इंसान की जगह आ जाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और मैं ज़्यादा खुशहाल हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान की अपनी सिचुएशन होती है जिसमें उसमें गम भी आ रहे होते हैं, वो खुशी भी देख रहा होता है। तो इस वजह से मैं नहीं चाहूँगा, मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल मुतमईन हूँ, खुश हूँ, जो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी और इंसान की जगह लेना चाहूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बात कही है। वो कहते हैं ना कि हम अपनी ज़िंदगी का बुरा और अच्छा दोनों देखते हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी का हमें सिर्फ अच्छा दिखता है, तो हमें लगता है कि शायद सिर्फ हमारी ही ज़िंदगी है जिसमें तकालीफ हैं, बट हर किसी की ज़िंदगी में अच्छा बुरा दोनों होता है। और जैसे कि एवरी लंच बॉक्स हैज़ गुड एंड बैड थिंग्स बोथ। सही है। दूसरा सवाल ये है कि डू यू थिंक द लीगल सिस्टम इज़ बायस्ड टूवर्ड्स रिच? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो डिपेंड है एविडेंस के ऊपर। वहाँ पे विटनेसेस आते हैं, वो अपना जो है केस प्रेजेंट कर बता रहे होते हैं उनके साथ कैसे हुआ, उसके बाद जो है उनके टेस्टमनी के बाद केस डिसाइड होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सिस्टम लॉस है टुवर्ड्स द रिच। नो, नॉट एट ऑल। सही, बेहतरीन बात कही, बिल्कुल। अच्छा, इफ यू कुड हैव डिनर विद एनी हिस्टोरिकल फिगर, हु वुड इट बी? तो मेरे ख्याल में जिस प्रोफेशन से मैं बिलोंग कर रहा हूँ तो लॉयर में उनको चूज़ करना चाहूँगा कि वो हमारे एक रहनुमाई जो उन्होंने की है, तो मैं उनके साथ लेना चाहूँगा अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। Can technology replace lawyers in the future? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकती है। जो हमारा निज़ाम है उसमें आपके पास जजेस हैं, आपके पास प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस लॉयर है, जो एक पूरा सिस्टम सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद वो एक कोई केस डिसाइड करते हैं। लेकिन जो मशीनरी होगी वो एक ही चीज़ को सुन के खुद ही डिसाइड करेगी।
वो जो है फीलिंग्स होंगी, जो वो एथिक्स जो होती हैं उनमें उस सिचुएशन को टैकल करने की इतनी सलाहियत नहीं होगी। तो हमारा निज़ाम जो ज़्यादा बेहतर है और उसको बेहतर किया जाए, लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू मशीनरी। चलें देखते हैं आगे जाके कि ये प्रिडिक्शन कितनी सही होती है। सही, बिल्कुल। अच्छा, आखिरी क्विक वाला सवाल, वन थिंग यू विश यू न्यू बिफोर बिकमिंग अ लॉयर। बिकमिंग अ लॉयर यू शुड हैव इन योर माइंड के आपको जो है काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेंगी इस प्रोफेशन में। ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोफेशन है जिसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, प्रैक्टिकल वर्क बहुत ही आपको थका देगा। कभी कभी आपको फील ऐसा होगा कि शायद आपने कोई गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इसमें स्ट्रगल करते रहेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि एट द लास्ट वही सर्वाइव करते हैं जो स्ट्रगल करते रहते हैं। बिल्कुल, और ये सब लॉयर्स के लिए अच्छी एडवाइस है, इनफैक्ट और सब लोगों के लिए अच्छी एडवाइस है। बिल्कुल सही। तो ये थे हमारे 5 क्विक सवाल। अब हम वापस जानेंगे आपकी कहानी, आपकी ज़बानी। तो आपके फैमिली में कौन कौन है? इन माई फैमिली 2 बड़ी बहनें हैं और 2 छोटे भाई हैं। आई एम द मिडिल इन माई सिबलिंग्स, सो दिस इज माय सही। और आपकी एजुकेशन मैं जानना चाहूँगी कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, फिर आपका कॉलेज, और आपका बचपन से क्या मतलब शौक था कि आपको लॉयर ही बनना है या कुछ और माइंड में था? नहीं, बचपन में तो मोस्टली वर्सेटाइल हम आ जाते हैं, कभी हम कुछ बनना चाहते हैं, कभी कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा तौर पे समझ रहे होते हैं और डिसीजन मेकिंग में आते हैं, जब हम फर्स्ट ईयर इंटर में होते हैं, तब हम सोच रहे होते हैं और अपने करियर पर फोकस कर रहे होते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। तब ज़्यादा हमें नॉलेज भी होती है, चीज़ों का आइडिया होता है कि अच्छा आप डिसाइड करो। सही। तभी हम मेकिंग कर रहे होते हैं, इस डिसीजन प्रोसेस में होते हैं कि हम क्या लें, हमें क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आगे क्या बेहतर होगा। तो आप जो अभी लॉयर बने, तो आपके कोई रोल मॉडल थे या आपने किसी को अपने खानदान में देखा? किस तरह आपका रुझान इस तरफ गया कि आपको लॉयर बनना है? मैं एक्चुअली लॉयर बनने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इतना किसी से एडमायर हुआ, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हम जैसे पढ़ते रहते हैं तो उसमें एडवोकेट्स और लॉयर्स तो कायदे-ए-आज़म साहब हम ज़्यादा उनके बारे में पढ़ते हैं, तो एक आइडिया आपके माइंड में इमीडिएट आ जाता है कि ये एक प्रोफेशन है। तो जब मेरे एक रिलेटिव थे, ही वाज आल्सो एडवोकेट, तो मैंने उनसे एडमायर हुआ। तो आप यूँ कह सकती हैं कि या तो उन्होंने एडमायर किया या हमारे माइंड में एक एडमायरेशन आ जाती है जो हमें अट्रैक्ट करती है उस फील्ड की तरफ। वो बेसिकली हमारे रहनुमा कायदे-ए-आज़म साहब थे, तो वही फिर शऊर आगे चला। ज़बरदस्त। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपकी फैमिली चाह रही थी आप डॉक्टर बने, बट आप लॉ की तरफ ही गए, तो क्या कहानी है, कैसे मनाया उनको? एक्चुअली जो मेरी मदर थी वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। उनको लगता था कि डॉक्टर फील्ड ज़्यादा बेहतर है, और जैसे हमारी यूजुअली फैमिलीज होती है वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर ही बने, तो वो भी मेरी फैमिली भी यही चाह रही थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा रुझान इस तरफ था, मैं चाह रहा था कि मैं लॉयर बनूं। तो उनको कैसे कन्विंस किया? कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि आप जिस तरह चाहते हो जाना, वो अगर उस फील्ड में जाओगे तो उसमें जो भी डिफ़िकल्टी आएगी, जो भी स्ट्रगल आएगी, आप उसको दिल से एक्सेप्ट करोगे और ओवरकम भी कर लोगे। लेकिन आप किसी और फील्ड में जाते हो जो आपकी मनपसंद नहीं है, तो उसकी डिफिकल्टीज को हम नहीं कर पाएंगे फेस, और वहीं पे यहाँ तो आपको हमेशा ये फील आउट होगा कि अगर मैं उस फील्ड में होता तो ज़्यादा बेहतर होता एज कम्पेयर टू जो मैंने अभी चूज़ किया। सही। तो इंटर के बाद आपने ये डिसीजन किया कि आपको लॉ की तरफ जाना है, और फैमिली को भी कन्विंस किया, मगर इंटर के बाद ही आपने ट्यूशंस भी स्टार्ट किए। तो ट्यूशंस वाला आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली ट्यूशंस में आना नहीं चाह रहा था, वो मैं यूँ कहूँगा कि मैं आ गया, क्योंकि मेरे कज़न थे वो पढ़ाते थे ट्यूशन, उनके पास मोस्टली ट्यूशंस आती रहती थी, तो वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो वो कंफ्यूज होते थे और मना भी करते रहते थे। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं और पढ़ भी रहे हैं और आप इस तरफ आ जाएं। तो एज अ जस्ट फॉर अ फन मैंने कहा चलो देखते हैं कि शायद मैं पढ़ा सकूँ, ना पढ़ा सकूँ, क्या है। तो उस लर्निंग स्टेज में मैं वैसे भी था, तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्ट किया तो आई थिंक अभी तक
मैं फिर वो उसमें कंटिन्यू रहा। माशाल्लाह। मतलब फिर आपको खुद को भी एक इस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। डेफिनेटली, क्योंकि आप जब लर्निंग स्टेज में होते हो, खुद भी लर्न कर रहे हो और किसी और को आप जब पढ़ा रहे हो तो आप खुद भी मोटिवेट हो रहे हो, उसको भी मोटिवेट कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों एज ए स्टूडेंट ही हैं, सीख रहे हैं, आप एक दूसरे से सीख रहे हैं। जो कमियां उसमें आपको दिख रही होती हैं वो आप ज़्यादा इजीली पॉइंट आउट कर सकते हो और उनको समझा सकते हो कि किस तरह से आप हार्डवर्क करें, कैसे अपने गोल को अचीव करें, ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्त बात कही आपने। हम जानेंगे आपके लॉ के बारे में भी और आपकी टीचिंग के बारे में भी मज़ीद, मगर वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से फरशद नदी में क्यों? क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नोकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से फरशद नदी में क्यों? क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नोकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से फरशद नदी में क्यों? वेलकम बैक टू माय शो दिल खोलकर। तो हम बात कर रहे थे मिस्टर शकील अहमद से और अभी हमें जाननी है इनकी आगे की जर्नी। तो आपने डिसाइड किया अपने कज़न के थ्रू कि भाई आपको ट्यूशन्स अब पढ़ाना स्टार्ट करने हैं और आपने लॉ के करियर को भी परस्यू करने का सोचा। तो दोनों चीज़ें, अंडर ग्रेजुएट डिग्री और ट्यूशन्स, तो आपने इनको कैसे टाइम मैनेज किया और कैसे ये मेक श्योर किया कि आपकी खुद की पढ़ाई इफेक्ट ना हो?
जब मैंने ट्यूशन स्टार्ट की तब मैंने एडमिशन्स जो थी वो सिंध यूनिवर्सिटी में ले ली थी इन इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में। तो मैंने वहाँ पे जो है बीए अपनी कंटिन्यू कर ली थी एज ए रेगुलर सिंध सही। यूनिवर्सिटी से। क्योंकि तब लॉ के लिए पहले बीए की बीए डिग्री, लाजमी हाँ, था। बिल्कुल। तो अब ये प्रोसीजर चेंज हो चुका है, अब तो आप इंटर के बाद कर सकती हैं। बट उस वक्त तो हाँ। उस टाइम पे बीए वो इम्पोर्टेंट वन था, वो रिक्वायर्ड वन था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं। तो मैंने बीए जो किया वो इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से किया सिंध यूनिवर्सिटी से जबरदस्त। आफ्टर गेटिंग अ बीए। तो उसके बाद में आ गया लॉ की तरफ, क्योंकि मेरा आप यूँ कह सकती हैं कि पैशन था, या आप यूँ कह सकती हैं कि मेरा ऐसा था कि बस करना है। तो मैं उस तरफ आ गया लॉ की तरफ। सिंध यूनिवर्सिटी के बाद मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद मैंने जो है उसी फील्ड को ही कंटिन्यू किया। और वो जो 5 years 2 years बीए 3 years लॉ, तो आप साथ में ट्यूशंस भी पढ़ा रहे थे? जी जी बिल्कुल, मैं उसी से मुंसलिक रहा क्योंकि मैंने उनको। तो टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी टिप्स हम चाहते हैं कि आप हमें दें, ताकि यूथ भी आजकल हमारी बहुत एनर्जेटिक है और वो कहती है कि एक साथ 2-3 काम करें, क्योंकि ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप रुको नहीं, मेहनत करते रहो। तो हम टिप्स चाहते हैं कि कैसे दोनों चीज़ें साथ मैनेज की जाए। जब मैंने एडमिशन लिया सिंध यूनिवर्सिटी में फॉर बीए, तो मैंने ट्यूशन्स उसी टाइम भी मैं पढ़ा रहा था। तो जब सुबह के टाइम मैं सिंध यूनिवर्सिटी में होता था, फिर जब दोपहर में आते थे रियली एवरीवन इज फीलिंग टायर्ड, क्योंकि पूरा सुबह को आप अपना कंज्यूम कर रहे हैं टाइम और अपनी एनर्जी, और शाम के टाइम आपको फिर ट्यूशन्स जो हैं वो कंसर्न है। लेकिन फिर आप इतने एनर्जेटिक हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस लर्निंग स्टेज में हो, कि आप जिसको पढ़ा रहे हो वो भी उसी लर्निंग स्टेज में है। तो आप एक मोटिवेटेड हो जाते हो, क्योंकि वो भी स्कूल गया होगा, वो भी अब वापस आया है, वो भी वेट कर रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि दोनों के जो गोल है वो है आगे अचीवमेंट, आगे हमारी अचीवमेंट है और बुक्स के थ्रू। तो दोनों बुक्स, सही बात है, बिल्कुल सही। तो इससे आपको जो है ना एक मोटिवेशन भी हो रही होती है, आप पढ़ा भी रहे होते हैं और अच्छा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लर्न कर रहे हैं उनके साथ। बुक्स हमेशा आपको कोई ना कोई ऐसी नॉलेज, कोई ऐसी बात सिखा रहे होते हैं, चाहे आप कहीं यूनिवर्सिटी में देखें, किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखें, लेकिन आप लर्न कर रहे हैं। ये एक बेस्ट पार्ट है आपका कि आप लर्निंग में हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, बात करते हैं आपकी मैरिज की। तो आपकी मैरिज आपकी पढ़ाई के ड्यूरिंग हुई या पढ़ाई के बाद हुई? मेरी मैरिज जो है वो एट द टाइम में जब लॉ कंप्लीट करने वाला था, एट लास्ट ईयर था मेरा, तो उस टाइम पे मेरी मैरिज हो गई थी। अच्छा। और फिर मेरी वाइफ जो है उस जब आई तो तब मैं लॉ में ही था एज स्टूडेंट। तो ये कह सकती हैं वन ऑफ टफ पीरियड था, लेकिन मैं उसको बिल्कुल उसकी तारीफ़ करूँगा कि उसने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैंने लॉ को फिर कंप्लीट किया। और वो इसकी सपोर्ट की, वो आज तक उसकी सपोर्ट मेरे साथ है। कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो आपके लाइफ में वो आपकी वाइफ है। बिल्कुल, मेरी वाइफ है और मेरी माँ की दुआएं हैं कि उन्होंने मुझे बहुत दुआएं की। ये दो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है लाइफ के, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इनको ड्यू क्रेडिट भी दे रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इस बात पे कि आपकी जब लॉ की डिग्री कंप्लीट हो गई तो एक कौन सा ईयर था वो? 2006। सही है। उसके बाद आपने क्या किया? ट्यूशंस कंटिन्यू किए? ट्यूशंस भी कंटिन्यू रहे मेरे, क्योंकि मुझे ट्यूशंस कभी फील आउट ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे लिए बर्डन है, या मैं उनमें ऐसा महसूस करूं कि वो मेरे कैरियर में कोई हिंड्रेंस क्रिएट करे। वो आपकी हॉबी थी जिससे आपको भी रिलैक्सेशन मिलती थी। तो क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट था, मैं लर्न कर रहा था, मुझे लग रहा था अगर मैं किसी ऐसी चीज़ें मुंसलिक हूँ जो मुझे कोई ना कोई नॉलेज दे रही है, इट मीन्स आई एम जस्ट गेटिंग समथिंग। तो इस वजह से मैंने उनको नहीं छोड़ा, तो मैंने उनको कंटिन्यू किया। सही। और साथ फिर साथ मैंने फोकस भी अपने करियर के ऊपर भी फोकस रखा। मैंने उसके साथ कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे नहीं लगा कि मैं कोई ऐसा टाइम अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा या टाइम नहीं दे पा रहा। नहीं, मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि मैनेज करूं, जिसमें मैं फिर कहूँगा मेरी वाइफ की इसमें बहुत सपोर्ट रही। उसने बहुत इस चीज़ को टॉलरेट किया, क्योंकि टाइम
बहुत ही बैलेंस करना वरना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो वर्क लाइफ बैलेंस करना एक आर्ट है वाकई, और ये अपनों के सपोर्ट के साथ और ज़्यादा इजीली हो जाता है। तो आपने फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आपका था लॉ की नेक्स्ट तरफ? स्टेप उसके बाद जैसे हर शहरी का होता है कि वो आर्म फोर्सेस में अप्लाई करे, तो मैंने भी आर्म फोर्सेस में अप्लाई किया, वो भी मेरा एक था पैशन था, तो मैंने अप्लाई किया। तो प्रीलिम्स जो टेस्ट होते हैं वो मैंने पास कर लिए थे, फिर मैं आईएसबी में गया एंड अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हो सका, लेकिन गम नहीं था क्योंकि मुझे वो भी लगा एक एक्सपीरियंस था, बिल्कुल, लर्निंग थी, वही वाली बिल्कुल, बात। मुझे लगा मैंने अटेम्प्ट तो किया, कोशिश तो की, तो इस वजह से फिर मैंने उसी चीज़ को वहीं अच्छा, पर रखा। आपने आर्मी की बात की, तो आर्मी के जो प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, हमने अभी रिसेंटली बहुत ड्रामास भी देखे हैं इस चीज़ पे कि उनके चैलेंजेस होते हैं, भागने के अलावा और बहुत होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो आपके भी ऐसे कोई प्रैक्टिकल जिससे एक्सरसाइज टाइप? जी, जब मैं गया था मैं ऑन द लॉ बेसिस पे गया था, तो फिर भी हमारे वही ऑब्स्टिकल्स थे, तो उनमें हर किसी की अपनी होती है स्ट्रेंथ, लेकिन मैं इतना अच्छा शायद परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इस वजह से मुझे लगा कि इसकी वजह से मैं शायद नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं हुआ, कोई ऐसा अफसोस नहीं हुआ, मुझे लगा चलो ठीक है, कोशिश तो की हमने, बेहतरी के यही लिए। जरूरी है, और रुकना नहीं है, बस आप कंटिन्यू करते रहे, मेहनत, यही चीज़ मैटर करती है। इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप था? उसके बाद मैंने जो है ना अपनी स्टडी को वैसे ही कंटिन्यू रखा, लॉ और लॉ प्रैक्टिस भी रही, थे। और फिर मैंने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया साइमल्टेनियसली। तो मैंने जब वो एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि चलो एक फर्स्ट टर्म हम ये ऐसी कर रहे हैं कि देख लेते हैं कि ये है क्या, फिर देन हम और भरपूर, जैसे एवरी स्टूडेंट सोचता है कि पहले हम एक्सपीरियंस कर लें कि ये है क्या, फिर हम देंगे। तो मैंने चलो ठीक है एक्सपीरियंस के तौर पे मैंने दिया, फिर भी मैंने एक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स उसमें पास कर लिए, कुछ में मैं नहीं कर पाया क्योंकि बैलेंसिंग थोड़ी सी इस वजह से हो रही थी कि लॉ भी था आपके पास जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपके पास सीएसएस काफ़ी टाइम रिक्वायरिंग एग्ज़ाम है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है हमारे कंट्री का। तो मैंने कहा चलो ट्रायल तो किया है, अब हम दूंगा आगे फ्यूचर में, और फिर लाइफ में प्रैक्टिकल वर्क लॉ में इतना रहा कि इतना टाइम नहीं दे सका। लेकिन आपने एक और बेहतरीन एग्जाम दिया 2016 में, उसके बारे में नाज़रीन को बताएं जो आपने क्लियर किया। मैंने 2016 में फिर कमीशन पास की, उसके बाद मैं एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर में काम कर रहा हूँ जबरदस्त इन लॉ डिपार्टमेंट आफ्टर पासिंग कमीशन। तो 2006 में आपकी ग्रेजुएशन हुई, और 2016 में मतलब 10 इयर्स आप लॉ प्रैक्टिस भी कर रहे थे, ट्यूशंस भी पढ़ा रहे थे, और एग्जाम्स भी आप दे रहे थे। तो इससे यही सीख मिलती है कि नेवर गिव अप। अक्सर अब ग्रेजुएट्स, मैंने बहुत ग्रेजुएट्स को देखा है कि ग्रेजुएशन के फ्यू मंथ्स ट्राई के बाद ही अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, मे बी हमारे पास ही इतना पोटेंशियल नहीं है। बट यू नो वेट करना भी ज़रूरी है, आप मेहनत करें, नो डाउट आपकी मेहनत में कमी नहीं है, बट हर चीज़ एक वक्त के साथ ही मिलती है, और हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, उसी पे अच्छी लगती है। तो देखिए इन्होंने भी, इनकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि 2016 में इन्होंने कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर किया और माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। जी जी, ज़बरदस्त। तो जी, ये हार्ड वर्क आपका जब भी रहेगा तो कहीं ना कहीं पे भले टाइम लगे, आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छी रिजल्ट ज़रूर मिलेगी अगर आप परसू कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब आपने 2000 से अंदाज़ा लगा लें मे बी ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किए हैं? जी जी, और अभी 2025 स्टार्ट हुआ है, तो यू नो ओवर 2 डिकेड्स। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट क्या है आप जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, जिसमें आपको, जो आप ऐसी चीज़ जो आप खुद भी बहुत इंजॉय करते हैं कि हाँ ट्यूशन्स पढ़ाना है, जो सबसे ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं आया था मैंने कहा चलो जस्ट फॉर फन स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा नहीं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ज़्यादा मज़ा आना लगा। आज तक आई एम फीलिंग दैट आई एम ऑन द सेम पॉइंट, मैं वही फील कर रहा हूँ और उतना ही अच्छा फील कर रहा हूँ। हर स्टूडेंट को जो है ना मैं उसी तरह से मोटिवेट करता हूँ कि वो भी स्टडी को उसी तरह से बड़ी दिलचस्पी से पढ़े। जब आप किसी चीज़ को दिलचस्पी से पढ़ते हो ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी, और जब मज़ा आएगा आपको पढ़ने में तो उसकी रिजल्ट भी और बेहतर होगी, अब और मोटिवेटेड होंगे।
तो मैं चाहूँगी कि आप उन सब ट्यूटर्स को या टीचर्स को टिप्स दें, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप बहुत सीनियर हैं माशाल्लाह इस फील्ड में, कि अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों को अच्छे वे में पढ़ाएं तो कौन सी एक टिप है जिसको जहन में रखें, कौन सी एक चीज़ है जिसको जहन में रखें? टीचर्स में तो ये कहूँगा, टीचर सब अच्छे होते हैं और हाँ। बेहतरीन होते हैं, हर टीचर की अपनी क्वालिटी होती है और अपनी कैपेबिलिटी है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि हो सके तो स्टूडेंट्स को देखें वो क्यों किसी सब्जेक्ट में इतना वीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने के बाद उसको जो है टैकल करें, उसको उसके ऊपर कंसंट्रेट करें और पढ़ाएं, तो फिर वो बच्चा और ज़्यादा बूस्टअप होगा और मोटिवेटेड होगा। मैं बिल्कुल ये कहूँगा। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अगर बच्चे वीक होते हैं तो टीचर्स कभी कभार थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके उनको टॉन्ट कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। तो वो भी सब्र रखें, टीचिंग रिक्वायर्स पेशेंस, एवरीथिंग रिक्वायर्स पेशेंस। तो थोड़ा बच्चों को उस तरीके से टैकल किया जाए, जो कि मैं कह सकती हूँ कि ये हमारे साथ हमारे टीचर हैं और नो डाउट ये बेस्ट टीचर हैं। आई हैव बीन हिज स्टूडेंट और बहुत ज़बरदस्त टीचर है माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये पूछूंगी कि एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाउ डू यू मैनेज फैमिली टाइम? एज बीइंग अ पब्लिक एंड प्रोसिक्यूटर, एज बीइंग अ ट्यूशन टीचर एज वेल, दोनों चीज़ें साथ। दोनों चीज़ें मैं ये कहूँगा, जब हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप बन जाते हैं तो आपका एक कोर्ट का टाइम फिक्स होता है कि आप सुबह को किस टाइम पे आना है और दोपहर को आपका ये टाइमिंग है, यू हैव टू गिव, तो आपको देना होता है और वो हमारा फिक्स होता है। लेकिन जब आप ट्यूशन से कनेक्टेड हो जाती हैं, इट मीन्स द सेकेंड थिंग, तो टाइम बैलेंस करना पड़ता है और फैमिली इसमें कभी कभी शिकायत कर भी लेती है कि आप जो है ना अपनी ज़्यादातर अपनी प्रोफेशन और इनमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, दे रहे हैं और आप उनके बारे में ज़्यादा वर्ड लगते हैं हमें। लेकिन जो हमारा वीकेंड होता है वो फैमिली के लिए होता है, फिर उनकी जो भी प्लान्स हों और फिर हम होते हैं और वो होते हैं। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि फैमिली इज प्रायोरिटी टू एंड प्रोफेशन इज प्रायोरिटी टू, तो कैसे आप सब चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से साथ साथ चला रहे हैं। सही। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि फैमिली प्रायोरिटी पहले होती है, लेकिन प्रोफेशन भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको फैमिली की तरह वो भी निभानी होती है। और वहाँ पे भी आप जो अर्न करते हैं तो वो आपके फैमिली के लिए ही है एक तरीके से। और जब मैं समझती हूँ टीचर और लॉयर्स को जब लोग देखते हैं रेगुलर किसी जगह पे, तो जब वो उनको सलाम करते हैं, फैमिली साथ बैठी होती है, तो वो भी प्राउड फील करती है कि हाँ ये हमारे हस्बैंड हैं, ये हमारे फादर हैं। ये भी बिल्कुल बात है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप हमारी जो यूथ है उनके लिए कुछ कहते हैं ना वर्ड्स ऑफ विजडम कहते हैं, पीस ऑफ एडवाइस कहते हैं। पीस ऑफ, मैं ये कहना चाहूँगा उनके लिए कि कभी भी हार ना माने। नाकामी जो है वो पहला स्टेप होता है कामयाबी की तरफ। आप नाकाम होते रहेंगे लेकिन एट द लास्ट आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं आप उसमें जो है अपने आप को पूरी तरह से ढाल दें, जो वो फील्ड चाहती है आपसे, एट द लास्ट आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मैं ज़रूर उनको यही कहूँगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। जाते जाते मैं भी कुछ कहूँगी कि क्लॉक आप सिर्फ क्लॉक को देखें नहीं बल्कि वो भी करें जो क्लॉक करता है। कीप गोइंग, अपनी मेहनत जारी रखें, रुकना नहीं है, हारना नहीं है और मेहनत को जारी रखना है। कामयाबी आपकी होगी। जल्द मुलाकात होगी एक और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज़।